In this class, we are going to study about mutual induction. Already we have been studied about self-induction, but here we will study about mutual induction. And word mutual अगर है, it means two things or two coils are compulsory. Okay? क्योंकि म्यूचुअल कभी भी सिंगल कॉइल में नहीं होगा, सिंगल कॉइल में सेल्फ होगा. म्यूचुअल कब होता है? when there are two things. Okay? Mutual induction. This is the property of two coil, okay, by virtue of which one coil opposes any change in the strength of current flowing in another coil by developing an opposing EMF. Actually होता क्या है, पहले हम डायग्राम को समझते हैं. For example, this is one coil and this is another coil. इन दोनों कॉइल्स का आपस में कपल होना कंपलसरी है. कपलिंग मीन्स यहाँ पर जो चेंज है वो यहाँ भी अपीयर होना चाहिए. अगर ऐसा सिस्टम है देन सच कॉइल्स आर सेड टू बी कपल्ड कॉइल्स. ओके, नाउ अगर इस कॉइल में करंट की वैल्यू में कोई चेंज होता है तो ऑब्वियसली करंट चेंज होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इस टाइप से दूसरी कॉइल से पास होती हैं जो उससे कपल्ड है. तो जहाँ यहाँ जो वेरिएशन होगा सेम वेरिएशन यहाँ भी अपीयर होगा. और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो सेकेंड कॉइल में इंडक्शन होगा. तो फर्स्ट कॉइल में करंट में चेंज के कारण सेकेंड में इंडक्शन हो, या सेकेंड कॉइल में अगर बैटरी और की कनेक्टेड है यहाँ करंट में वेरिएशन होता है तो उसकी नेबरिंग कॉइल में इंडक्शन हो. मीन्स किसी भी एक कॉइल में करंट में अगर वेरिएशन होता है तो उसकी नेबरिंग कॉइल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इंड्यूस होती है तो इस इंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन. So mutual induction is the property of two coil due to which one coil opposes any change in the strength of current flowing in another coil. Another coil में flow होने वाली जो current है उसकी strength में magnitude में अगर variation होता है तो एक coil उस second coil के variation को oppose करेगी. और oppose करने का क्या तरीका है? by developing an opposing EMF. इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिंग ईएमएफ होता है, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं. तो ये जो अपोजिंग ईएमएफ है ये उस चेंज को अपोज करेगा क्योंकि लेंज लॉ यही कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हर उस कॉज को अपोज करता है जो उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ भी यही होगा, ये वन कॉइल में जो चेंज है उसको सेकेंड कॉइल अपोज करेगी. दैट इज वाई इट इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, इट मीन्स EMF is induced in one coil. किसी भी एक कॉइल में EMF इंड्यूस होगा. किस कारण से होगा? ड्यू टू वेरिएशन इन करंट फ्लोइंग इन नेबरिंग कॉइल. पास वाली जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण और उसमें वेरिएशन के कारण. जब तक वेरिएशन नहीं होता तब तक इंडक्शन नहीं होता. दिस इंड्यूस्ड EMF अपोजेज. ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये अपोज करता है. किसको अपोज करेगा? द वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. करंट में मैग्नीट्यूड में वेरिएशन को जो नेबरिंग कॉइल में फ्लो हो रही है. ओके, सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, सो टू कॉइल्स P एंड Q दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. यहाँ क्लोज का मतलब कपलिंग से ही है. द टू कॉइल्स आर कपल्ड इन सच ए वे कि अगर एक कॉइल में कोई वेरिएशन होता है तो वो दूसरी कॉइल से पास होना चाहिए. ये चीज ध्यान रखें. अगर फर्स्ट में वेरिएशन सेकंड से लिंक नहीं है तो ऑब्वियसली इंडक्शन भी नहीं होगा. हम इस कॉइल को कहीं दूर प्लेस कर दें, कहीं साइड में रख दें तो ऑब्वियसली यहाँ का फ्लक्स में जो चेंज है वो सेकंड कॉइल से अपीयर नहीं होगा तो इंडक्शन भी नहीं होगा. तो यहाँ पर हमने वेरी क्लोज टू ईच अदर रखने का मतलब यही है कि कॉइल की कपलिंग कंपलसरी है. ओके, नाउ कॉइल P को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से और की से. लेकिन सेकेंड कॉइल में कोई भी सोर्स ऑफ EMF नहीं है, ओनली गैल्वेनोमीटर इज देयर. अब यहाँ इंडक्शन कब होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब कॉइल को हम प्रेस करते हैं या रिलीज करते हैं. जब करंट कांस्टेंट हो जाती है तब कोई इंडक्शन नहीं होता. तो हम यहाँ दो सिचुएशंस लेंगे. वन ऑन प्रेसिंग द की K. अगर आप की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? इफ करंट इन कॉइल P राइजेस. जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे, जब आप देखेंगे जब ये स्विच ऑफ होता है तो ऑब्वियसली इसमें कोई करंट पास नहीं होगी. जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करते हैं
तो जो करंट की वैल्यू है इन कॉइल P इट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। हमारे हिसाब से शायद टाइम ना लगता हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से तो बहुत टाइम लगता है। अब अगर हम उन स्मॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, माइक्रोस्कोपिक वे में देखें, तो ऑब्वियसली चार्ज कैरियर टेक सम टाइम टू राइज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। या जो करंट है उसको 0 टू मैक्सिमम राइज होने में कुछ टाइम लगेगा। अगर करंट राइज होगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल P ऑल्सो राइजेज अकॉर्डिंगली। तो कॉइल P में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी राइज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब करंट राइज होगी तो फील्ड राइज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी राइज होगा। ओके, अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स राइज हो रहा है और कॉइल Q P के साथ लिंक है, तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज लिंक्ड विद कॉइल Q ऑल्सो। ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो P से एसोसिएटेड था वो Q से भी लिंक हो जाएगा। अब बताएं इंडक्शन क्या है। जब कॉइल Q से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस। Q में इंडक्शन होगा एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। इस कॉइल Q में करंट इंड्यूस होगी, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहती है, दैट ये जो कॉइल करंट इंड्यूस होगी इट अपोजेज द राइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन कॉइल P। ये कॉइल P में करंट के राइज होने को अपोज करेगा। क्योंकि ये करंट इंड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि P में करंट 0 से मैक्सिमम तक राइज हो रही है, तो ये उसके राइज होने को अपोज करेगा। और इसी कारण से राइज होने का जो प्रोसेस है उसको जितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए वो उतने टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इट विल टेक मोर टाइम। It will take more time. Okay, so due to current induced in coil Q, गैल्वेनोमीटर shows deflection। अब जब coil Q में करंट इंड्यूस हुई है तो ऑब्वियसली जो गैल्वेनोमीटर है ये आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। दूसरा पार्ट आता है ऑन रिलीजिंग की के। अगर मैं इस की को रिलीज कर दूं तो क्या होता है, ऑब्वियसली करंट इन कॉइल Q डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। की को स्विच ऑफ कर दिया तो करंट जो मैक्सिमम थी अब वो डिक्रीज होकर के क्या हो जाएगी, 0। वेरिएशन तो ये भी है। सो ऑब्वियसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद कॉइल P एज वेल एज विद Q। तो P और Q दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल Q में करंट इंड्यूस होगी एंड इट विल अपोज द डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन कॉइल P। अब Q में जो करंट इंड्यूस हुई है ये अगेन उस कॉज को अपोज करेगी, और कॉज क्या था कि कॉइल P में जो करंट है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये करंट P में कॉइल के डिक्रीज होने को क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, दोनों ही केस में जो इंड्यूस्ड करंट है ये करंट के इंक्रीज होने को और डिक्रीज होने को डिले कर देता है, क्योंकि अपोज करेगा लेकिन फिर भी करंट राइज तो होगी, डिक्रीज तो होगी, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इट विल टेक मोर टाइम टू डिक्रीज और इंक्रीज। करंट को इंक्रीज होने में या डिक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स। अगर हमारे पास में दो कॉइल्स हैं, ये जो दो कॉइल्स थी इनके बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्शन है तो हम उसका कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। अब जो आपकी फर्स्ट कॉइल P थी, सपोज इसमें जो करंट की वैल्यू है वो I1 है, और सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स है वो Φ2 है, क्योंकि इंडक्शन सेकेंड कॉइल में होगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल। तो Φ2 फ्लक्स लिंक्ड विद नेबरिंग कॉइल मींस सेकेंड कॉइल Φ2 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें, यू विल फाइंड ए कांस्टेंट M21। सिंपल है, लेकिन यहाँ दो कॉइल हैं इसलिए हम 1 2 और 2 1 ले रहे हैं। फर्स्ट के कारण सेकंड में इंडक्शन हो रहा है, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। सेकंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है, किसके कारण हुआ है, फर्स्ट के कारण हुआ है, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, सो यू कैन डिफाइन M21 एज, अगर मैं करंट को 1 एम्पियर लेता हूं देन व्हाट विल हैपन, इफ M21 is called mutual inductance also,
इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन M21 विल बी इक्वल टू I2, क्योंकि करंट I तो 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक है उसके वैल्यू के इक्वल होगा व्हेन यूनिट करंट फ्लो इन फर्स्ट कॉइल। अगर फर्स्ट कॉइल में ये I1 है, फर्स्ट करंट कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की। सेकंड कॉइल में इंड्यूस करंट है तो ये ऑब्वियसली ईएमएफ भी है। सो ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt, नेगेटिव ऑफ d∅dt। रीजन क्या है, ये ईएमएफ फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो चेंज माइनस में होगा तो ईएमएफ प्लस में होगा, और जब फ्लक्स इंक्रीज में होगा तो चेंज प्लस में होगा तब ईएमएफ माइनस में होगा। ओके, तो ये अपोज करने के कारण यहाँ माइनस साइन है। φ2 की वैल्यू पुट कर दें M21 I1, M21 को बाहर पुट करें तो इट इज माइनस M21 dI1 अपॉन dt। इससे जरा M21 की वैल्यू फाइंड कर लें तो M21 इज इक्वल टू E अपॉन माइनस ऑफ dI1 अपॉन dt। ध्यान रखें, अगर ये चेंज पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, और अगर ये चेंज नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। नाउ इफ dI1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1, अगर ये रेट ऑफ चेंज को मैं 1 कर दूं तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल इज यूनिटी। अगर दूसरी कॉइल में करंट यूनिट रेट से चेंज होती है तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दे आर इक्वल टू ईच अदर। यूनिट की बात करें देन वेदर इट इज सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन और प्योरली इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो चाहे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो, द एसआई यूनिट इज हेनरी। अदर यूनिट्स आर वेबर पर एम्पियर और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ओके, नाउ अब बात ये आती है कि ये कोफिशिएंट किस किस पर डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। कुछ चीज़ें कॉइल की डायमेंशंस पर हैं, कॉइल का साइज क्या है, कॉइल की शेप क्या है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं, एंड नेचर ऑफ कोर मटेरियल ऑफ कॉइल्स। इस कॉइल को हमने किस मटेरियल पर बाउंड किया है, मतलब कॉइल्स के सेंटर में क्या मीडियम हमने प्लेस किया है, वेदर इट इज वैक्यूम और एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हमने प्लेस किया है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर परमिएबिलिटी इन्वॉल्व होती है। ओके, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, दोनों कॉइल्स की कपलिंग कंपलसरी है, तो वन कॉइल को आपने दूसरे कॉइल के साथ किस ओरिएंटेशन में रखा है ये भी कंपलसरी है। सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच में सेपरेशन कितना है। सेपरेशन के कारण फ्लक्स में लीकेज पॉसिबल है। फर्स्ट में जो फ्लक्स है हो सकता है कि वो सेकंड से लिंक ना हो, ऑब्वियसली ये सेपरेशन मैटर करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। कोएक्सियल है मतलब उनके एक्सिस जो है आपस में पैरेलल हैं, सोलेनॉइड्स हमें लेना है। हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जहां एक सोलेनॉइड फर्स्ट है और एक सोलेनॉइड सेकंड है, मतलब सोलेनॉइड ए एंड सोलेनॉइड बी। सोलेनॉइड ए में करंट फ्लो हो रही है, सोलेनॉइड बी को हमने इसके ऊपर वाउंड किया है। हम इसका दूसरा केस भी ले सकते हैं कि आउटर सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो और फर्स्ट कॉइल का या फर्स्ट सोलेनॉइड का आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करें। तो हमें एक केस स्टडी करना है। हमने दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ली हैं ए एंड बी। दिस इज सोलेनॉइड ए, दिस इज सोलेनॉइड बी। दोनों की लेंथ सेम है L। द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ए कॉइल में N1 है और बी कॉइल में N2 है। ओके, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड्स आर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। इनकी जो रेडियस है वो R1 और R2 है। ऑब्वियसली जो आउटर सोलेनॉइड है B, इसकी रेडियस R2 इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड। ओके, अब हमने जो करंट फ्लो की है वो इनर सोलेनॉइड में की है। अब आपको ये पता है कि अगर मैं इनर सोलेनॉइड को लेता हूं
तो फ्लक्स सिर्फ इस इनर सोलेनोइड के अंदर अंदर ही होगा। रीजन, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो सोलेनोइड के फर्स्ट सोलेनोइड के कारण जो एरिया है जहां मैग्नेटिक फ्लक्स कन्फाइंड है वो इस R1 रेडियस में है। ओके, तो इसलिए हम जो एरिया लेते हैं वो हमेशा इनर सोलेनोइड का ही लेते हैं। नाउ लेट टाइम वेरिंग करंट I1 इज फ्लोइंग इन कॉइल A। सपोज फर्स्ट कॉइल में I1 करंट फ्लो हो रही है और ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, बिकॉज विदाउट वेरिएशन इंडक्शन नहीं होगा, तो ये टाइम वेरिंग करंट है I1। नाउ व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल B इफ इट इज phi2? तो अकॉर्डिंग टू लॉ phi2 इज इक्वल टू M21 एंड I1, जो आपने अभी अभी स्टडी किया था। फर्स्ट कॉइल में करंट I1 थी, M21 कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में करंट है तो सेकंड में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और अगर सेकंड में करंट होगी तो फर्स्ट में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल ए? कॉइल ए के एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक है? तो फ्लक्स की डेफिनेशन देख लें, B1 इंटू A1। यहाँ B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू0 N1 I1। सोलेनोइड का एक्सप्रेशन याद है आपको, B1 इज इक्वल टू म्यू0 N1 I1। यहाँ पर कोर मटेरियल को हम वैक्यूम ही लेके चल रहे हैं, तो इट इज म्यू0 N1 I1। नाउ सेम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल B ऑल्सो। अब ये कैसे है? आप देखें, जो फ्लक्स है वो सिर्फ इनर कॉइल में है, तो आप अगर इसके आउटर कितनी भी कॉइल बना लें, इस पोर्शन से या इस पोर्शन से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, फ्लक्स सिर्फ इनर कोर से ही जाएगा। इसलिए मैं जब सेकंड कॉइल के वन टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल B लूंगा, तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो B1 होगा, लेकिन एरिया भी A1 ही होगा, क्योंकि इस A1 एरिया के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ A1 एरिया में ही कन्फाइंड है। आपकी कॉइल B बाहर तक है, लेकिन वहां फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स सिर्फ A1 एरिया में है, तो सेम फ्लक्स इज लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल B। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ एरिया A1 ही आएगा। नाउ व्हाट इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल B हैविंग टर्न N2? अगर B कॉइल में N2 टर्न हो तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? वन टर्न में B1 A1, टोटल टर्न कितने हैं? N2, तो ये N2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। N2 की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, तो इससे N2 की वैल्यू हो जाएगी N2 इंटू L। लेंथ दोनों की सेम है। B1 की वैल्यू पुट करें म्यू0 N1 I1, A1 की वैल्यू पुट करें पाई R1 स्क्वायर, N2 इज एज इट इज। तो मैंने इस I1 को तो मैं बाहर रखता हूँ, बाकी सभी टर्म्स को मैं अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। अब आप इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर दें कि I1 के साथ जो भी कंपोनेंट है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पर भी आप देख लें क्या है, I1 के साथ क्या आ रहा है? म्यू0 आ रहा है, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L आ रहा है, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस of second coil with respect to first, म्यू0 is equal to N1 N2 pi R1 square L। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है फॉर सेकंड कॉइल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये तो बात होगी हमारे पोर्शन की, लेकिन अगर इसी में मैं सिचुएशन को थोड़ा सा डिफर कर देता हूँ। ये ध्यान रखें, मैंने डेरिवेशन नहीं किया है, डेरिवेशन आप चाहें तो अपने आप से ट्राई करें। यहाँ पर I1 करंट फ्लो नहीं होती है। सपोज कॉइल B में I2 करंट फ्लो होती है, कॉइल B में I2 करंट फ्लो होती है आउटर कॉइल में, यहाँ पर कॉइल में करंट फ्लो होती है I2। फर्स्ट कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होगा, तो अगर फर्स्ट कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होगा तब आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे phi1 फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट कॉइल, इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, क्योंकि अब सेकंड के कारण फर्स्ट में होगा। करंट कौन सी आएगी? I2 आएगी, तो क्या चेंज हो गए? phi1 इज इक्वल टू M12 और यहाँ क्या आ जाएगा? I2 आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल के कारण नहीं होगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल बी होगा, क्योंकि आपकी बी कॉइल में फ्लक्स पास हो रहा है पूरे एरिया में। ये जो बिगर कॉइल है इस पूरे एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। तो अगर मैं बी कॉइल के एक टर्न से अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, देन इट विल बी B2 इंटू A2। यहाँ पर क्या होगा, B2 इंटू A2 होगा। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो phi1 इज इक्वल टू M12 इंटू I2 होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल ए की जगह क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। देन इट इज B2 इंटू A2, क्योंकि पूरे एरिया से फ्लक्स पास होगा। यहाँ पर B2 की वैल्यू क्या होगी, μ0 N2 I2, μ0 N2 I2। लेकिन ये तो बात हो गई कॉइल बी की। अब बी के कारण इंडक्शन हो रहा है ए में, लेकिन यहां पर ये टर्म नहीं होगी। सेम फ्लक्स इज नॉट पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल ए। रीजन क्या है, आप देखें, इस बी में जब करंट फ्लो होती है तो इतने एरिया में फ्लक्स पास होता है। इज इट क्लियर। लेकिन कॉइल ए तो इसके अंदर है, तो कुछ फ्लक्स इस कॉइल के बाहर है और कुछ फ्लक्स इस कॉइल के अंदर है। यहाँ वाला फ्लक्स और यहाँ वाला जो फ्लक्स है वो कॉइल ए से पास नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर सेम फ्लक्स इज नॉट पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल ए। यहाँ पर कॉइल बी था तो यहाँ पर कॉइल ए आएगा। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल ए। ए के वन टर्न से कितना फ्लक्स लिंक होगा, ध्यान रखें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो B2 होगा, लेकिन हम इनर कॉइल का ले रहे हैं, उसका एरिया A1 है, तो यहाँ पर एरिया A1 ही आएगा। ये चीज ध्यान रखें। इसमें किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। ये चीज बिल्कुल सिंपल है। करंट अब बी कॉइल में पास हो रही है। अगर बी कॉइल में करंट पास हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स इस पूरे में है। जब मुझे ए से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो भाई ए तो इस फ्लक्स कुछ पोर्शन ही कवर करेगा, कुछ पोर्शन फ्लक्स का इससे बाहर रह जाएगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जब मैं कॉइल ए फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल ए कैलकुलेट करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेकेंड कॉइल का होगा, लेकिन एरिया फर्स्ट कॉइल का होगा। सो हेयर यू विल राइट B2। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे B2 A1। यहाँ पर आएगा B2 A1। इज इट क्लियर। Magnetic flux linked with one turn of coil B, it will be B2 and A1। लेकिन अगर मुझे यहाँ लिखना हो what is total flux linked with coil A having turn N1, तो आप लिखेंगे इस B2 A1 था, इसके साथ में N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी चीजें सेम हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। B2 की वैल्यू पता है μ0 N2 I2, A1 की वैल्यू पता है पाई R1 स्क्वायर, N1 की वैल्यू पता है आपको N1 इंटू L। बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास में M12 आ जाएगा। दैट विल बी μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। फॉर्मूला सेम ही आएगा, क्योंकि इंडक्शन में भी एक्शन और रिएक्शन की तरह से कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हैं। यहाँ पर M12 हो चाहे M21 हो, दोनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम होती है। करंट चाहे फर्स्ट के कारण सेकंड में हो, सेकंड के कारण फर्स्ट में हो, बिकॉज ये इनर्शिया है, यहाँ कोफिशिएंट आपको सेम ही मिलेंगे। तो आपको क्या क्या चेंज करना है, phi1 M12 और I2। यहाँ पर B2 A2, ए की जगह बी लिखना है, बी की जगह ए लिखना है। B2 इज इक्वल टू μ0 N2 I2। सेम फ्लक्स इज नॉट पासिंग थ्रू द वन टर्न ऑफ कॉइल बी, कॉइल ए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कॉइल ए, दैट इज B2 A1। देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल ए हैविंग टर्न N1, इट इज phi1 इज इक्वल टू B2 A1 N1। B2 की वैल्यू पुट करें, A1 की वैल्यू सेम है, यहाँ N1 आ जाएगा।
तो ये विल गेट phi1, ये कोफिशिएंट सेम रहेगा, ये I2 हो जाएगा. Then this is the coefficient of mutual induction of first coil with respect to second, value will remain same. Okay, so this is the coefficient of mutual induction of first coil with respect to second. तो इस टाइप से आप किसी भी एक कॉइल का, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करें, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में एरिया हमेशा इनर कॉइल का ही आएगा. एरिया हमेशा इनर कॉइल का ही आएगा, जो भी इनर कॉइल होगी उसी का एरिया आएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और हाफ ईयरली के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक चैप्टर बाकी है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. ओके, सो वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर सून. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए गुड डे. आप अब चाहें तो अपनी क्वेरीज ग्रुप में या अभी क्लास को कंटिन्यू करते हुए पूछ सकते हैं.